नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए हिंदी ग्रामर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न और उन प्रश्नों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। आज की जो हमारी क्लास है कुल 25 क्वेश्चन की होने वाली है, तो इस क्लास पर अंत तक बने रहना। हमारा पूरा सिलेबस है आज की क्लास में क्लियर होने वाला है। तो शुरुआत करेंगे प्रथम क्वेश्चन से। हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? हमारा पहला क्वेश्चन है हिंदी भाषा दिवस। तो सभी ऑप्शन एक बार जरूर देखें। 10 जनवरी, 14 सितंबर, 16 सितंबर और 5 जून। जल्दी का सभी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, 14 सितंबर, जो कि हमारा राइट आंसर है। हिंदी भाषा दिवस है जो कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद है, अगर हमारा क्वेश्चन होता कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा राइट आंसर है 10 जनवरी। उसके बाद है, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में जो राजभाषा का जो दर्जा दिया है वो दिया है 14 सितंबर 1949 को। तो इस तिथि को भी याद रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि रोमन, गुरुमुखी, देवनागरी या फिर उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर बताइए। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, देवनागरी, जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है रोमन। तो रोमन एक अंग्रेजी भाषा की लिपि है। उसके बाद है गुरुमुखी। तो गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। उसके बाद है उर्दू। तो उर्दू भाषा की जो हमारी लिपि है वो है फारसी। तो ये 4 क्वेश्चन याद रखें, एग्जाम्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण और महाप्राण, कुल 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए। इस क्वेश्चन को हम अतिरिक्त से समझेंगे। देखिए, अल्प प्राण, सर्वप्रथम आपको इसकी त्रिक कहानी चाहिए। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग, जैसे क वर्ग, स वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, ये हमारे अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। जैसे ख हमारा क वर्ग का दूसरा वर्ण है, क और ख। उसके बाद है ज। तो ज, स, ज और ज। स वर्ग का चौथा वर्ण है। उसके बाद है द, त, थ, द और द। त वर्ग का चौथा वर्ण है और ड, ट और ठ और ड। ट वर्ग का तीसरा वर्ण है। अब इस क्वेश्चन को समझिए। अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, ये देखिए तीसरा वर्ण है। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। ड एक हमारा अल्प प्राण वर्ण है। बाकी ख, ज और द ये हमारे महाप्राण वर्ण है। इस तरह से आपको याद रखना है। केवल एक त्रिक याद रखनी है, 1, 3 और 5। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण है वो हमारा अल्प प्राण वर्ण है, बाकी महाप्राण। बाकी कभी क्वेश्चन है गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन था हमारा अल्प प्राण वर्ण का। अब हमारा क्वेश्चन है महाप्राण का, क्योंकि 2 क्वेश्चन बनेंगे अल्प प्राण और महाप्राण से। तो समझिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण है वो हमारा महाप्राण वर्ण है। तो देखिए, ड, ट, ठ और ड तीसरा वर्ण है, क प्रथम वर्ण है, ख दूसरा वर्ण है और प, फ, ब, भ और म 5वां वर्ण है। तो देखिए, दूसरा और चौथा वर्ण है वो हमारा महाप्राण है। तो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक करेंगे। ख एक हमारा महाप्राण है, बाकी ड एक अल्प प्राण है, क एक अल्प प्राण है और ड है, डी ऑप्शन है, म है, वो भी हमारा अल्प प्राण है। इसी तरह से क्वेश्चन याद रखें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। चाय, चीनी, चीकू और लीची इत्यादि किस भाषा के शब्द हैं? अलग अलग भाषाओं के शब्द भी एग्जाम्स में आते हैं। तो चाय है, चीनी है, चीकू है और लीची है। तुरंत शब्दों की पहचान करिए और आंसर देने की कोशिश करें। क्या डच भाषा के शब्द हैं या फिर चीनी भाषा के, जापानी भाषा के या फिर पुर्तगाली भाषा के? जो भी आपको 4 ऑप्शन है, एक बार इन सभी भाषाओं के शब्द जरूर याद रखें। कम से कम 2 से 4 एग्जाम्स में आते हैं। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। जैसे नाम से पता चल रहा है, चाय, चीनी, चीकू और लीची, ये जो हमारे शब्द हैं वो चीनी भाषा के शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी।
उसके बाद है आज दिन तक एग्जाम्स में सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है स्पुतनिक शब्द का, कि स्पुतनिक शब्द किस भाषा का शब्द है। यह शब्द रूसी भाषा का शब्द है, आपको याद रखना है। उसके बाद रूबल और लोना, ये 3 शब्द हैं रूसी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी करें तो इस क्लास पर अंत तक बने रहें। अगर हमारी क्लास पसंद लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तत्सम शब्द का उदाहरण कौन सा है? तत्सम शब्द, तत्सम, पहले इसका अर्थ आना चाहिए। तत्सम यानी संस्कृत भाषा के समान शब्द। एक होता है तद्भव शब्द, तद्भव का मतलब होता है कि हिंदी भाषा का शब्द, तो तुरंत पहचान करनी है तत्सम। तत्सम यानी संस्कृत भाषा का शब्द। जो भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से एक ऑप्शन है वो हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है, वो कौन सा है? बाकी आपको इसकी परिभाषा याद नहीं रखनी है। तो देखिए तृण, ऊंट, खेत और मानुष, इनमें से एक संस्कृत भाषा के शब्द की पहचान करिए। तो देखिए तृण, तृण को हिंदी में बोलते हैं तिनका, लेकिन संस्कृत में बोलते हैं तृण। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे। तृण एक संस्कृत भाषा का शब्द है। बाकी ऊंट, ऊंट एक हिंदी भाषा का शब्द है। उसके बाद खेत, खेत भी हिंदी भाषा का शब्द है। और मानुष, मानुष भी हमारा हिंदी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा कि तद्भव शब्द का उदाहरण कौन सा है? तद्भव शब्द, तद्भव यानी हिंदी भाषा के समान शब्द। तो हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है? बस ऐसे ही आपको याद रखना है। 4 ऑप्शन में से एक हिंदी भाषा का शब्द तद्भव। तो तृण, तृण का हमने पहले जिक्र किया कि यह तो हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। उष्ट्र, तो उष्ट्र का हमने जिक्र किया कि यह हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। उष्ट्र को हिंदी में ऊंट बोलते हैं। तिनका, हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। यह हमारा राइट आंसर है। तिनका शब्द है जो कि हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। मनुष्य, मनुष्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है। हिंदी में इसे मानुष बोलते हैं। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन है जो कि पटवारी एग्जाम्स 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप बीती किस समास का उदाहरण है? थोड़ी सी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तभी समास का क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हो चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम्स हो उसमें गलत नहीं होगा। अभी आप क्लास देखते होंगे तो आप बीती किस समास का उदाहरण है? आप बीती अविभाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास? पहले आपको आंसर बताना है, फिर मैं बताता हूं। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, तत्पुरुष समास। देखिए आप बीती यानी आप पर बीती, इसमें विभक्तियां लगती हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में पर, तो वह समास इसमें विभक्तियां लगती हैं। तो उसमें जो हमारा उदाहरण होता है वो होता है तत्पुरुष समास का। बाकी देखिए अविभाव समास, अविभाव की समास की आप पहचान तुरंत कर लेंगे, जैसे यथाक्रम, इसमें जो यथा शब्द है ये हमारा अवयव है। तो जो भी आपको शब्द दिखाई दे उसमें से पहला शब्द जो हमारा या तो उपसर्ग हो या फिर अवयव हो, तो उसमें हमारा जो समास होता है वो होता है अविभाव समास। जैसे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो डायरेक्टली आपको आंसर देना है अविभाव समास। क्यों समास है? क्योंकि इसमें प्रति उपसर्ग है और इसमें यथा अवयव है। तो इसमें जो हमारा समास है वो है अविभाव समास। बहुब्रीहि समास, तो जो भी आपको उदाहरण बहुब्रीहि के दिए होंगे तो उसमें से अन्य अर्थ निकलेगा, तो इसका उदाहरण बाद में देखेंगे। उसके बाद द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रदान होते हैं, जैसे दिन और रात, और उसमें योजक चिन्ह लगता है दिन और रात, तो उसमें जो हमारा समास होता है वो होता है द्वंद्व समास। एक उदाहरण हमेशा आता है क्वेश्चन में, वो होता है त्रिफला का और सप्ताह का। तो आप भी बताइए कि त्रिफला शब्द में कौन सा समास है? ये क्वेश्चन आ सकता है त्रिफला का। तो वह समास जिसमें पहला पद हमारा संख्यावाचक हो, तो उसमें जो हमारा समास होता है द्विगु समास। तो त्रिफला 3, तो इसमें जो हमारा समास है वो है द्विगु समास। उसके बाद सप्ताह, 7 दिनों का समूह, तो जो पहला शब्द है वो हमारा संख्यावाचक है सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तो इसमें जो हमारा समास है वो हमारा द्विगु समास। बाकी शब्द देखिए महान पुरुष और पीताम्बर, तो पीला है जो अंबर, महान है जो पुरुष है जो, तो उसमें जो हमारा समास होता है वो होता है कर्मधारय समास। वैसे मैंने लगभग सभी के उदाहरण बता दिए,
अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन हमारा कि दशानन शब्द किस समास का उदाहरण है। दशानन, इसमें अन्य अर्थ निकलता है, जल्दी से आंसर बताइए। देखिए अविभाव ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमने पहले जिक्र किया है। इसमें जो हमारा पहला पद होता है वो तो होता है उपसर्ग या फिर प्रत्यय, उपसर्ग या फिर अवयव, प्रत्यय नहीं। तो उसमें तो होता है हमारा अविभाव। द्विगु समास, तो द्विगु समास में हमारा पहला पद होता है वो होता है संख्यावाचक, जैसे त्रिफला। बहुब्रीहि समास, तो इनमें अन्य अर्थ निकलता है, जैसे दशानन, 10 आनंद का समूह या फिर 10 मुख का समूह, तो वो होता है दशानन। जैसे रावण, इसमें अन्य अर्थ निकलता है, वो निकलता है रावण। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। बाकी तत्पुरुष समास में तो विभक्तियां लगती है, जैसे आप बीती, आप पर बीती। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। दो वर्णों का परस्पर मेल क्या कहलाता है। दो वर्णों का परस्पर मेल, एक होता है दो शब्दों का परस्पर मेल। ध्यान देना है, ये दे रखा है कि दो वर्णों का परस्पर मेल। ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी कई बार विद्यार्थी गलत कर देते हैं। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, हमारा राइट आंसर है संधि। दो वर्णों का जो परस्पर मेल होता है तो वो हमारा कहलाता है संधि। अगर हमारा क्वेश्चन होता कि दो शब्दों का परस्पर मेल क्या कहलाता है, तो राइट आंसर होता है समास। शब्दों का मेल समास, वर्णों का मेल संधि। बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी करे विद्यार्थियों, क्लास को लाइक एक बार जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हम। आस्तिक का विलोम शब्द बताइए। आस्तिक, निराशा, नास्तिक, अमृत, अनादर। विलोम शब्द अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, हमारा राइट आंसर है नास्तिक। उसके बाद अंत, तो अंत का विलोम शब्द है आदि। प्रकाश, प्रकाश का विलोम शब्द है अंधकार। उसके बाद अज्ञेय, तो अज्ञेय का जो विलोम शब्द है ये हमारा होता है विज्ञ। ये क्वेश्चन पटवार एग्जाम्स में भी आ चुका है 2025 में, आपने देखा होगा सेकंड पारी में। उसके बाद शुष्क, तो शुष्क का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आर्द्र। जो भी ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, थोड़ी सी जल्दी क्लास हो रही है हमारे साथियों। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द, दो क्वेश्चन बनेंगे तुरंत ही। वैसे सभी क्वेश्चन आपको हिंदी के दिमाग से करने, तो इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन दे रखा है अतिथि, दूसरा दे रखा है नुपुर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है प्रतिलिपि और चौथा ऑप्शन दे रखा है उषा। तो इनमें से अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है, कौन सा शब्द है। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, अतिथि। अतिथि हमारा एक अशुद्ध शब्द है, क्योंकि देखिए अतिथि शब्द में जो थी की मात्रा होती है वो होती है छोटी। अतिथि इस तरह से होता है, इसमें जो क्वेश्चन में दे रखा है बड़ी मात्रा। बाकी नुपुर सही है। प्रतिलिपि में सभी मात्रा छोटी होती है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है प्रतिलिपि का। उसके बाद उषा, तो उषा एक शुद्ध शब्द है। इसका जो अशुद्ध शब्द होता है वो इस तरह से होता है उषा, ये एक अशुद्ध शब्द है जबकि ये शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी एक बार ये देख रखना, रुपया है, कवियत्री, उज्ज्वल और पुनर्अवलोकन, ये शब्द हैं एग्जाम्स में आ सकते हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा उज्ज्वल। उज्ज्वल में हमेशा दो मात्रा लगती है छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है। ये क्वेश्चन पटवारी एग्जाम्स 2025 सेकंड पारी में पूछा गया क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, क्योंकि शुद्ध शब्द हम वाक्य से पहचान कर लेंगे। वाक्य को एक बार जरूर देखना है और जरूर पढ़ना है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है, ऐसा हूबहू क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कहाँ जाओगे, दूसरा ऑप्शन है अब 5 बजाएं, तीसरा ऑप्शन है तुमने अनेक मृग देखे और चौथा ऑप्शन है उसका आत्मा निकल गया। तो पहले से अगर अशुद्ध वाक्य का उदाहरण मिले तो उनमें से नेगेटिव वाक्य तुरंत गलत करिए। जैसे देखिए उसका आत्मा निकल गया, तुरंत पहचान हो रही कि ये गलत है, क्योंकि उसकी आत्मा निकल गई, इस तरह से होना चाहिए, ये गलत हो गया। उसमें देखिए अब 5 बजाए, ये भी गलत है। बाकी विद्यार्थी ए और सी ऑप्शन दोनों में से कंफ्यूज हुए थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तुमने अनेक मृग देखे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
ये भी हमारा वाक्य शुद्ध है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुई है। कहाँ पे जो संदर्भ बिंदु लगता है, इसमें संदर्भ बिंदु नहीं दिया है, तो इसलिए जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराजय शब्द में उपसर्ग कौन सा है? पराजय शब्द में उपसर्ग, सभी क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार हैं। अब हमारा उपसर्ग का क्वेश्चन है पराजय। वैसे कुल 22 उपसर्ग होते हैं, तो आप याद रखना, एक बार इन उपसर्गों को जरूर रट लें। कुल 22 उपसर्ग हैं, तरीक से रट लीजिए, कभी गलत नहीं होंगे। आपका 2 क्वेश्चन बनेंगे उपसर्ग से संबंधित। तो पराजय शब्द में उपसर्ग परि, पर, अ या फिर परा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, परा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा सदैव शब्द में संधि कौन सी है? सदैव शब्द, इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, कभी गलत क्वेश्चन है जो कि गलत नहीं होगा संधि का। सदैव शब्द में संधि वर्दी, अयादि, गुण संधि या फिर यण संधि, बताइए। सदैव शब्द में संधि, तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, जो कि हमारा राइट आंसर है वर्दी संधि। जो भी आपको एग्जाम्स में वर्दी संधि का उदाहरण देखने को मिले, तो उसमें हमेशा 2 मात्रा होगी। कंफर्म है 100%, 100% वर्दी संधि के उदाहरण में 2 मात्रा लगती है, क्योंकि देखिए अ या आ के युग में जब ए या बड़ा ए आता है, तो बड़ा ए का आदेश होता है वर्दी संधि में। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, क्योंकि देखिए सदा धन एव, सदैव सिंपल क्वेश्चन है, इसमें गुण संधि नहीं बनना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, वो होगा गुण संधि का। बाकी अयादि और यण संधि तो बिल्कुल ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? दोबारा से पढ़ेंगे, वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे रेल, तो रेल हमारा एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का। और जो गाड़ी है ये हमारा हिंदी भाषा का शब्द है। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? जैसे रेल प्लस गाड़ी, तो एक नया शब्द बना, वो बना रेलगाड़ी। तो ये क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं, रूट शब्द कहलाते हैं, योग रूट शब्द कहलाते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, संकर शब्द कहलाते हैं। रूट शब्द, तो रूट शब्द का एक बेस्ट उदाहरण है वो है दिन, वर्ष। ये जो शब्द कहलाते हैं हमारे रूट शब्द कहलाते हैं। ये वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। बाकी योग रूट शब्द, तो बहुब्रीहि समास के जो भी उदाहरण देखने को मिले, तो वो हमारे योग रूट शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, तो ये हमारे एक योग रूट शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमारा राइट आंसर है, संकर शब्द। वे शब्द जो 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं, तो वे कहलाते हैं हमारे संकर शब्द। प्रत्येक क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से समझा रहा हूं साथियों। बाकी आपको हिंदी कभी रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व करने। प्रयोग रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, 3 होते हैं, सरल वाक्य, साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी। गंगा नदी शब्द में संज्ञा कौन सी है? संज्ञा का क्वेश्चन है, ट्रिक के साथ समझेंगे ताकि क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा और आपसे गलत नहीं होगा। गंगा नदी शब्द में संज्ञा, सभी ऑप्शन एक बार आपने जरूर पढ़ा होगा। तो अब डायरेक्ट आंसर देते हैं। गंगा नदी, देखिए अगर हमारा क्वेश्चन होता नदी, तो नदी शब्द में जो हमारी संज्ञा है वो तो हमारी जातिवाचक, लेकिन आगे गंगा नदी पूरा नाम का बोध हो रहा है। जैसे देखिए व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम, उसमें जो हमारी संज्ञा होती है वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमारा राइट आंसर है। अगर मान लीजिए एक आपको क्वेश्चन बताता हूं, जैसे भारत, भारत 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 शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो हम लॉक करेंगे कि भारत शब्द में जो हमारी संज्ञा है वो हमारी व्यक्तिवाचक। अगर देश शब्द होता, देश, देश शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो हमारी होती जातिवाचक। भारत देश अगर पूरा होता कि भारत देश, तो भारत देश में कौन सी संज्ञा है? तो हमारी व्यक्तिवाचक। अकेला देश शब्द होता तो उसमें जो हमारी संज्ञा होती जातिवाचक संज्ञा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपने जरूर समझा होगा। अगला क्वेश्चन,
पिताजी स्टेशन पहुंचे और गाड़ी छूट गई। वाक्य का प्रकार कौन सा है? ट्रिक समझाऊंगा। वाक्य का क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा क्योंकि सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन है और ट्रिक के साथ समझाऊंगा। पिताजी स्टेशन पहुंचे और गाड़ी छूट गई, तो वाक्य का प्रकार कौन सा है? सरल है, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्र वाक्य? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो है हमारे एक प्रकार का संयुक्त वाक्य। देखिए, जो शब्द और से जुड़े हो, जैसे पिताजी स्टेशन पहुंचे और गाड़ी छूट गई, तो और शब्द से जुड़े हुए हैं, दो अलग अलग वाक्य हैं। जैसे पिताजी स्टेशन पहुंचे अलग है और गाड़ी छूट गई अलग है, इसमें और शब्द जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो हमारा वाक्य बनता है वो बनता है संयुक्त वाक्य। उसके बाद दूसरा याद रखना, इसलिए, लेकिन और तथा, ये जो शब्द आपस में वाक्य के अंदर देखने को मिलेंगे, तो उसमें जो हमारा वाक्य होगा 100% वो होगा संयुक्त वाक्य। तो एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक मैं आपको मिश्र वाक्य का उदाहरण बता देता हूं। तो जो भी शब्द आप उसमें देखे दिए हो, जैसे हवा का तीव्र झोंका आया कि वह सब कुछ उड़ा ले गया, दो अलग अलग वाक्य दे रखा हो और उसमें की शब्द से जुड़े हो कि, तो उसमें जो हमारा वाक्य होता है वो होता है मिश्र वाक्य 100%। अगर मिश्र वाक्य का उदाहरण देखने को मिलेगा तो उसमें से की शब्द दिया होगा, तो डायरेक्ट आपको आंसर देना है मिश्र वाक्य। बाकी सरल वाक्य, तो सरल वाक्य तो साधारण वाक्य, आप तुरंत वाक्य को पढ़कर ही पता लगा सकेंगे। जैसे पिताजी स्टेशन पहुंचे, तो इसमें जो हमारा वाक्य है वह सरल वाक्य। समझ गए? अगला क्वेश्चन, यदि यह किसी का पेन है, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार कौन सा है? यह किसी का पेन है, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार कौन सा है? भले ही आपने हिंदी का क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा हो, लेकिन दिमाग लगाना, क्वेश्चन सही होगा। यह किसी का पेन है, संबंधवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम? यह किसी का पेन है, तो जल्दी से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, यह किसी का पेन है, हमें पता नहीं है कि किसी का पेन है, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर मान लीजिए हमें पता होता कि यह मोहन का पेन है, तो उसमें जो हमारा सर्वनाम होता वो होता निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, यह किसी का पेन है, तो इसमें हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, क्योंकि देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, मैंने सी ऑप्शन बता दिया था। अगर हमारा वाक्य होता कि यह सोहन का पेन है, तो इसमें हमें पता है कि ये सोहन शब्द है, तो उसमें जो हमारा सर्वनाम होता वो होता निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह किसी का पेन है, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अकेला दो अज्ञात, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। वैसे हिंदी भाषा में बात करें, कहा गया क्वेश्चन, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो हिंदी भाषा में लोकोक्ति की बात करें तो बहुत संख्या में लोकोक्ति और मुहावरे, तो इसको हम जैसे तो याद नहीं रख सकते, थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ता है। तो एक अकेला दो अज्ञात, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। कमाए कोई खाए कोई, दो व्यक्तियों की स्थिति में अंतर होना, बुरे के साथ रहने से बुराई मिलती है या फिर संगठन में शक्ति है। तो तुरंत हमें आंसर बताना है ऑप्शन नंबर डी, एक अकेला दो अज्ञात। तो हमें पता चल रहा है कि संगठन में शक्ति। वैसे हम स्थानीय भाषा के, अगर हम ग्रामीण इलाके से संबंधित हैं तो लगभग मुहावरे के आंसर बता देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है, तुरंत अर्थ निकाल लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी को हम लॉक करेंगे, जो कि हमारा राइट आंसर है, संगठन में शक्ति होती है। एक अकेला दो अज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसी क्वेश्चन अंतिम रहे। क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से एक आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और कई बार क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। पावक, अनल, अनिल, हुतासन और कृषाणु। तो निम्न में से एक आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए हुतासन, हुतासन एक आग का पर्यायवाची शब्द होता है। उसके बाद है पावक, तो पावक भी हमारा आग का पर्यायवाची शब्द होता है। अब हम कंफ्यूजन तो हो रहे हैं अनल और अनिल में से। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अनिल, अनिल एक है जो कि हमारा वायु का पर्यायवाची शब्द है, वायु। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, जो कि हमारा राइट आंसर है अनिल। बाकी पावक, अनल और हुतासन, इसके अलावा एक और शब्द है वो हमारा कृषाणु।
जो कि आग के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। जिन विद्यार्थियों ने अंतिम तक वीडियो देखा है तो यह क्लास बहुत ही शानदार रही होगी। आंसू पोंछना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। आंसू पोंछना, धीरज देना, बहुत क्रुद्ध होना, बहुत तेज दौड़ना या फिर असंभव कार्य करना। आंसू पोंछना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, धीरज देना, जो कि हमारा राइट आंसर है। आंसू पोंछना, धीरज देना हमारा राइट आंसर है। बहुत क्रुद्ध होना, ये ऑप्शन हमें नहीं बनना है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर साथियों हमारी क्लास आपको पसंद लगी हो तो इस क्लास को एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं रोजाना अगले सेशन में। जय हिंद।